आपकी मेजबान सना फैसल। हमारे माशरे में अक्सर ऐसे वाकयात सुनने और देखने को मिलते हैं जिनमें मासूम बच्चे अपने घरों से लापता हो जाते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों में इनकी फौरी रिपोर्ट करवाना इंतहाई जरूरी होती है ताकि बर्वक्त कार्रवाई हो और कोई सुराग मिल सके। गुम होने वाले बच्चों के केसेस मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं और कुछ अगवा कर लिए जाते हैं और कुछ खुद किसी बात पर नाराज होकर या किसी के झूठे बहलावे में आकर घर से चले जाते हैं, जहां ये किसी हादसे या जिनसी दरिंदगी का शिकार हो जाते हैं। अक्सर ऐसा भी हुआ है कि नौमौलूद या कम उम्र बच्चों को अगवा करके बेऔलाद जोड़ों को बेच दिया जाता है या पेशावर भिखारी अपने गंदे मकसद के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात अगवा करने वाला अपना ही करीबी अजीज या जानने वाला निकलता है जो तावान के लिए वालिदैन से भारी रकम बटोरता है। ये बेज़मीर लोग शायद हर एहसास और इंसानियत से अनजान होते हैं और अपने मज़मूम मकासद हासिल करने के लिए ये हरकतें करते हैं। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए रिपोर्ट देखते हैं। आँखों का तारा ओझल है, दिल माँ का गम से बोझल है। हर माँ बाप के लिए उनकी औलाद बहुत कीमती होती है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल का सामना वालिदैन को करना पड़ता है जिसमें वो अपने बच्चे को खो देते हैं। हर केस की नौइयत अलग होती है मगर गम एक ही होता है। ऐसे वाक़यात को कानून नाफिज करने वाले इदारों में फौरी तौर पर रिपोर्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है ताकि बरवक्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके। रोशनी हेल्पलाइन भी एक ऐसा इदारा है जो लापता होने वाले बच्चों के सिलसिले में अपनी खदमात सर अंजाम दे रहा है और अब तक बेशुमार बच्चे अपने वालिदैन को वापस मिल चुके हैं। अपनी औलाद को खोने का दुख क्या होता है ये कोई उनसे पूछे जो इस तकलीफ से गुजर रहे हैं, जिनकी ना कोई सुबह होती है ना शाम, बस एक अंधेरा उनके वजूद से लिपटा होता है जिसको दूर करने के लिए वो सिर्फ एक रोशनी की किरण के मुंतजर होते हैं। जिंदा औलाद के खो जाने का दुख क्या होता है कोई उन वालिदैन से पूछे जो इस गम से गुजर रहे हैं। उनकी बेकरार निगाहें अपने जिगर गोशों को दुनिया की इस भीड़ में ढूंढ रही हैं। वो रोज पल पल मरते हैं ये सोचकर कि उनका बच्चा किस हाल में है। भूखा तो नहीं होगा, किसी हादसे का शिकार तो नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी इनको उम्मीद है कि किसी न किसी दिन वो अपने बच्चे से जरूर मिलेंगे और फिर कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देंगे। हम कुछ ऐसे ही वालिदैन से आपको मिलवाएंगे जिनकी औलाद उनसे बिछड़ चुकी है और वो किस तकलीफ और दुख से गुजर रहे हैं इसका अंदाजा करना भी मुश्किल है। नाज़रीन, ये इतनी गुंजान आबाद गलियां हैं और इतनी पतली पतली गलियों से गुजरते हुए आज हम जिस घर के बाहर मौजूद हैं उस हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली लांडी क़ायदाबाद का इलाका है। फिरदौस 40 इस जगह का नाम है और यहाँ से मुरसलीन नामी एक छोटी बच्ची जो है वो लापता हुई थी। 6 साल की वो बच्ची थी जब वो लापता हुई थी 2017 में, यानी कि अब 5 साल गुजर चुके हैं और इन 5 सालों में उसके घर वालों का क्या हाल है, आइए अंदर चलते हैं और आपको उनसे मिलवाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मुरसलीन की वालदा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ था? मुरसलीन किस तरह से गायब हुई थी? मुरसलीन 2 साल से स्कूल जा रही थी, KG1 क्लास में थी, वो दरसा भी पढ़ रही थी। वो 5.5 साल उनकी उम्र थी और आज 5 साल हो गए तकरीबन उनको अगवा हुए। 2017 में वो अगवा हुई थी। वो ट्यूशन से आई तो ये मेन गेट में बैठी हुई थी, तो मगरिब का टाइम था और कोई उसको ले गया। वो इतना बदबख्त था, जब वो घर में थी तो सारा निज़ाम बहुत अच्छा था। वो घर से गई तो जैसे कि हम लोग तबाह और बर्बाद हुए। सबसे छोटी थी और लाडली भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। क्या बातें करती थी, शरारतें करती थी जो आपको याद आती? ये है कि वो कभी भी गुस्सा उसको नहीं आता था। सबके लिए इतना अच्छा सोचती थी। कभी वो नमाज पे खड़ी होती थी, मैं पूछती थी आप दुआ किसके लिए करते? बोलती है मैं अपने पापा के लिए दुआ करती हूँ। उठ नहीं रही थी उस दिन, उसका कुछ मूड सही नहीं था, क्या था। बोलती आज मुझे ट्यूशन नहीं जाना। मैंने कहा नहीं आप जाओ, वापसी आके तो आप नाश्ता कर लो। आके उसने खुद चाय भी डाली और पापे भी साथ में खाए। शाम के 5 बजे उसको चाय के साथ कुछ न कुछ केक वगैरह या पापे कुछ न कुछ चाहिए होता था। उसने कभी रोटी नहीं खाई थी और जब वो गई तो वो दिन क़यामत का था कि हमें पता है कि हमारे ऊपर से क्या गुजरी। आपने ट्यूशन उसको भेजा, वो जाना नहीं जी। ट्यूशन यहाँ से कितनी दूर थी? नहीं, ट्यूशन दूर नहीं है, मेरे घर में मेरी बहनें पढ़ाती थी। ये मेन गेट में यहाँ सामने बैठी हुई थी, ये मेन गेट में
मैं मगरिब की नमाज का वज़ू बना रही थी। कभी ये सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ कोई ऐसा हादसा होगा। ये नहीं पता था कि वो गायब हुई है। खाने का टाइम हुआ तो 7:30 हुए तो मैंने इनको बोला कि जाके मुरसलीन को बुलाओ खाना खाए। पापा आ गए तो ये गई, मैं समझी कि मेरी अम्मी के पास हैं वो। ऊपर गई तो जाके चेक किया तो यहाँ ऊपर मेरी अम्मी रहती थी, तो चेक किया तो वो नहीं। इन्होंने कहा मुरसलीन नहीं है। मैंने कहा मजाक नहीं करो, वो सोई होगी। इन्होंने कहा मम्मा सच बोल रहे हैं, नहीं है। फिर ये सामने पड़ोसी में पता किया, क्योंकि वो कहीं किसी के जाती भी नहीं थी। आस-पास चूँकि आपने कहा कि तमाम जो लोग थे आपके जानने वाले थे, आपने किसी से पूछा? सबके घरों में चेक किया, खुद गई, मैं खुद गई, मैंने चादर पहनी, मैं लोगों के घरों में गई, मैंने सबसे पूछा। मैंने कहा आपने उसको देखा है या बाहर किसी को लेके जाते हुए देखा है? लेकिन सब ने मना कर दिया और पुलिस ने भी बर वक्त हमारा साथ नहीं दिया। मैं कायदाबाद, आप खुद सोचें कि मैं वालदा होकर कायदाबाद थाने में गई। मैंने जाके उनके आगे ये चादर पहनी थी, मैंने अपनी चादर उतारी और उनके कदमों में रखी। मैंने कहा शायद कि कोई जो बदबख्त है हमारे मोहल्ले में होगा, सिर्फ आप मेरे साथ चलें, मेरी बच्ची मेरी हेल्प करें। उन्होंने भी मना कर दिया। उन्होंने आके से उन्होंने झिड़का, उन्होंने कहा तुम लोगों के बच्चे गायब हूँ तो हमारा क्या काम बनता है कि हम ढूंढें, जाओ जाके अपने बच्चों को खुद ढूंढो। फिर मैं वहाँ से 7 बजे की गई हुई, मैं वहाँ से 11 बजे कायदाबाद थाने से घर आई। बेबस हो के, हम लोग गरीब थे, उससे किसी नहीं थे। जिससे किसी को अमीर होता है ना, अमीरों के बच्चे नहीं खोते, वो जल्दी मिलते हैं। ये गरीब की बच्ची है इसलिए। आपका दिल क्या कहता है? मेरा दिल अब भी कहता है कि मेरी बच्ची तो मिलेगी मुझे, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है कि बर वक्त हमारा साथ नहीं दिया जी जाती और जी इसको सीरियस ले लेती तो आपकी बच्ची मिल जाती। जी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं गई? नहीं बिल्कुल। कैमरे चेक हो जाते हैं घर में, उस वक्त आसपास लोगों के मोबाइल चेक हो जाते हैं, उस वक्त थोड़ी सी पुलिस हेल्प कर लेती। तो ये इतना टाइम नहीं लगता जितना आज है। और मैं आज भी ये सोचती हूँ, मुझे सर्दियों में तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, इसलिए कि मैं बोलती हूँ मेरी बच्ची है, ये तो मेरे साथ सोती है और मैं उसका सोचती हूँ कि उससे भी कोई कमल देता होगा। 6 महीने के बाद ये कैमरे जब रोशनी वालों के पास केस गया, मैं इतना ज़्यादा उनसे आगे गया। हेल्पलाइन का आपको किसने बताया? रोशनी हेल्पलाइन का इस तरीके से कि वहाँ पे हम लोग गए थे जहाँ पे हमारा केस चल रहा था ABCC में। वहाँ पे कोई वालिदैन आए हुए थे, इन्होंने कोई बच्चा बरामद करवाया था। उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा कि आप इसी इदारे के पास जाए तो ये आपकी बच्ची जो है, तो वहीं से मैंने इनका नंबर लिया तो आपकी बच्ची बरामद करवा देंगे। फिर मैं फ़ौरन तो मैंने आके घर से इनसे रब्ता किया और सुबह मैं इनके पास चली गई, इनसे पूछा इनके दफ्तर का। उसके बाद एक उम्मीद ये हुई कि मैंने कहा कि हाँ ये बोल रही हैं कि इस तरीके से उन्होंने हमारा बच्चा बरामद करवाया, हो सकता है शायद मेरी बच्ची भी कहीं ना कहीं हो तो ये बरामद करवा दें। लेकिन नहीं, उन्होंने तो बहुत कोशिश की है, बहुत ज़्यादा कोशिश की है। शायद 6 महीने का अरसा नहीं गुजरा होता, आप चली जाती जी तो कुछ हो जाता। अब तो मुरसलीन 5 साल गुजर चुके हैं, जो तस्वीरें आपके पास हैं, जो चीज़ें आपके पास हैं, 5 साल में तो पूरा हुलिया चेंज हो जाता है। छोटे छोटे बाल हैं उसके, बहुत प्यारी सी बच्ची है, अब बड़ी हो गई होगी माशाल्लाह से, बाल भी बड़े हो गए, हुलिया भी चेंज हो गया होगा। तो आपके सामने कभी आएगी, आप पहचान जाएंगी? वो मैं एक माँ हूँ, मुझे उसकी हर चीज़ का पता है। मैं कहती हूँ कि वो अगर ये तो 5 साल हैं, वो अगर 100 साल के बाद भी मेरे सामने आए ना तो मेरा दिल ये बोलेगा ये मेरी बेटी है, मैं उसे नहीं भूल सकती। नाज़रीन, हमारे साथ मुरसलीन की बड़ी बहन भी मौजूद है, मुक़द्दसा। मुरसलीन क्या बातें करती थी, आप कैसे खेलती थी? बड़ी बहन होने के नाते डांटती भी होंगी उसे? कभी कभार ऐसा करती थी वो कि कभी तंग करने लगती थी तो डांट देती थी, वरना ऐसी नहीं थी। वो बहुत प्यारी थी, खेलती भी बहुत सी हमारे साथ। शरारतें करती थी, कैसे खेलती थी? आपको क्या कह के पुकारती थी? मुझे आप ही कह के पुकारती थी और छोटी बहन को छोटी आप ही कहती थी। आपको क्या बात याद आती है मुरसलीन की? बस उसकी बातें याद आती रहती हैं थोड़ी बहुत, जो हमारे साथ वो करती थी। उस दिन आप कहाँ थी जब ये हादसा हुआ? मैं भी ट्यूशन में थी। आपकी छुट्टी नहीं हुई थी, फिर आप घर आई? मैं घर आई थी और मुझे पता नहीं था इस बारे में, तो अम्मी ने मुझे कहा था कि उसे जाकर ढूंढो। मैं ही ढूंढने गई थी उसे, मुझे नहीं मिली। मैंने अम्मी को बताया इस बारे में सारी बात कि मुझे मुरसलीन नहीं मिली। कभी पहले ऐसा करती थी कि बाहर जाए, छुप जाए, ना आए? उसकी इधर दोस्तें इतनी थी नहीं, सारी उसकी दोस्तें स्कूल में ही थी। वो स्कूल में उनसे बातें करती थी, स्कूल तक उसका मामला था। बाकी यहाँ पे उसकी इतनी दोस्तें नहीं थी। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द आ जाए।
आपका क्या नाम है? अनुषा। अनुषा। अनुषा, मुरसलीन आपसे छोटी थी, जी, आपको क्या कहती थी? मुझे अनुषा भी। और उसकी कोई बात याद आती है आपको? वो मुझसे बहुत ज़्यादा खेलती थी और मुझसे बहुत ज़्यादा करती थी। रोनी रोनी रोनिया खेलती थी आपके साथ? क्या क्या जी। खेलते थे आप? छुपन छुपाई बहुत सारे खेल। कुछ कहना चाहती हूँ? बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द हमें मिल जाए। आपको अफसोस होता है उस दिन कि आप क्यों नहीं थी उसके साथ? बहुत ज़्यादा। नाज़रीन, ये वो रास्ता था, ये इनका घर है, यहाँ वो बैठी हुई थी, और ये वो घर था जहाँ ये ट्यूशन पढ़ती थी। तो बस यहाँ से ट्यूशन गई हैं, ट्यूशन से वापस आई हैं, यहाँ पे बैठी हुई थी, और फिर जब रात के खाने पे देखा तो वो नहीं नज़र आई। और सामने किसका घर है? अपना ही। सामने भी रिश्तेदार रहते हैं, यहाँ भी जो है वो ट्यूशन इन्हीं की बहन के घर पढ़ने जाती थी, और यहाँ पर वो बैठी हुई थी। ये वो पतली सी जगह है, और यहाँ से निकलने के बाद आप देख सकते हैं कि कैसी गलियाँ हैं यहाँ पर। छोटी छोटी सी गलियां हैं, आमने सामने बहुत सारे घर बने हुए हैं। और मुरसलीन के वाक़े से पहले भी कोई ऐसा वाक़या कभी पेश नहीं आया, और मुरसलीन के वाक़े के बाद भी कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। नाज़रीन, इस वक्त हम मोहम्मद हसन बरोही गोट सुरजानी टाउन मौजूद हैं, और यहाँ पर 2 साल का बच्चा था आयान, जो कि खेलते खेलते घर से बाहर आया और यहीं पे खेल रहा था अपने घर के बाहर, और अचानक से गायब हो गया। क्या हुआ था उसके साथ, आइए अंदर चलते हैं और जानते हैं। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं मोहम्मद आयान की पिक्चर्स हैं, और ये लगभग 2 साल के थे जब ये गुम हुए। किस तरह से गुम हुए, इनकी फैमिली से बात करते हैं। ये हमारे बराबर वाले पड़ोसी हैं ना, उनके 2 बच्चे आए थे, वो गोद में उठा के लेकर गए। 10-11 साल के बच्चे अपने घर में 6 बच्चे खेल रहे थे। 6 बच्चों के बीच में से एक मेरा बेटा छोटा था, बस वही कोई आया उठा के लेके चला गया। आपको कैसे पता चला कि पड़ोसी के बच्चे उठा के लेके गए? सालन बना रही थी, यहीं से उठा के लेकर गए। मैं मना करती रही हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आंटी हम खेलते हैं। मेरी बेटी भी साथ थी। फिर मेरी बेटी रोई तो मैं बाहर गई, तो इससे पूछा तो इन्होंने कहा अम्मी हमारे भाई को कोई अंकल उठा के लेके जा रहे हैं। मैं भागती रही हूँ तो मुझे कोई नजर नहीं आया। फिर आपने उन लोगों से पूछा नहीं कि जो बच्चे लेके गए थे कि कहाँ लेके गए हो? मैंने पूछा है उन लोगों से, वो कहते हैं हमें नहीं पता कौन लेकर गए कौन नहीं, बल्कि वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर मैंने पुलिस वालों को कह के उठवाया भी था, उन्होंने पैसे भर के 1 घंटे के अंदर अंदर घर वापस आ गए थे। ना ही बच्चा बाजियाब हुआ, ना ही मुजरिमों को पकड़ा गया। आपको किस पे शक है? उन्हीं पे शक है? कोई उनसे दुश्मनी थी आपकी? नहीं, हमारी पड़ोसियों से दुश्मनी तो कोई नहीं थी, लेकिन वो पहली बार ही लेकर गए थे खेलने के लिए, और उसी दिन ही मेरा बेटा गुम हो गया। जितना भी मालूम किया गया तो आपको क्या पता चला कि क्या हुआ है बच्चे के साथ? क्या किसी बेऔलाद जोड़े को ये बच्चा फरोख्त कर दिया गया है? हमें ऐसा कुछ पता ही नहीं चला, ना किसी ने हमसे रब्ता करा है ना कुछ। बस ये रोशनी हेल्पलाइन वाले आते हैं, मूवी बनवा के ले जाते हैं, कहते हैं बस चल रही है, आपका बेटा मिल जाएगा। आपके बच्चे के कितने दिनों के लापता होने के कितने दिनों के बाद आपने इनसे रब्ता किया था? मेरे ख्याल में महीना हो गया होगा। जिस अफसर के पास केस चल रहा है उसको भी हम कहते हैं ना, तो वो भी कहते हैं हाँ मैं ढूंढ रहा हूँ। तो ढूंढते हुए भी तकरीबन 2 साल हो गए हैं। और मेरी सबसे यही अपील है कि मेरा बेटा मुझे खुदा के लिए ढूंढ के दे दे। मैं बहुत परेशान हूँ अपने बेटे के लिए। सब कहते अपनी बेटियों को देखिए, वो मेरी तरह सही नहीं रहती यार, बस अपने बेटे के लिए रोती रहती। ये भी मेरी औलाद है, लेकिन वो मेरी औलाद है कि इकलौता बेटा है मेरा। इसने कहा था अम्मी कोई अंकल लेकर गए, फिर अंकल को पहचान सकती है? 6 महीने के बाद इसने एक बंदे का नाम लिया था। हमने उस अफसर को कहा है, तस्वीर भी मैंने बना के दी है, सब कुछ करा है, नहीं उठा रहे। रोशनी हेल्पलाइन वालों को भी कहा है कि ये इसको उठाओ। इसी बंदे को मेरी बेटी कहती है जब तफ्तीश मिलेगी इसको तो पता चल जाएगा यही था, जो इसकी शक्ल का कोई और था। नाज़रीन, हमारे साथ मोहम्मद आयान के वालिद साहब भी मौजूद हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। आप यकीनन काम पे गए होंगे जब आपको इत्तला मिली होगी? जी, मैं कैदाबाद में था उस टाइम। क्या काम करते हैं? मैं उस टाइम जाली का काम करता था, मच्छरदानी जो बच्चों की होती है, तो वहीं रहता था। हफ्ते में 15 दिन में एक बार घर आता था। तो आपको जब इत्तला मिली तो फिर आप घर आए होंगे? उस दिन घर आ रहा था, हफ्ते का ही दिन था। हफ्ते का ही दिन था, मैं उस टाइम डिग रोड के पुल के ऊपर था जब मुझे इत्तला घर से मिली कि ऐसे हमारे बेटे को किसी ने उठा लिया। फिर हम यहाँ थाने गए, सब कुछ किया, लेकिन हमारी FIR नहीं हुई।
4 दिन 3 दिन के बाद जाके हमारी FIR हुई। उन पड़ोसियों से आपने बात की खुद जाकर? तो उसके बाद तफ्तीश हुई, ये चौकी वाले इंचार्ज आए थे, फिर थाने वाले, मोबाइल वगैरह सब आई थी। उसके बाद मतलब ये है कि मकसद कुछ हल नहीं निकला। आपको किस पे शक है? आपको क्या लगता है क्या हुआ है आपके साथ? ऐसा कुछ नहीं है, ना किसी के पैसे के लेन देन है, ना किसी के ज़र ज़मीन है। यही जो कुछ है आपके सामने, यही बच्चे हैं, यही मेरा जायदाद है। मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, ड्राइवर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आयान के लिए अब क्या उम्मीदें हैं आपको? यही उम्मीदें हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो ताउन कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, रात दिन कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की दे। हमने ये तस्वीरें स्क्रीन पे दिखाई हैं। 2 साल का अरसा इतना ज़्यादा नहीं होता जिसमें बच्चा चेंज हो जाए। बआसानी उसकी शनाख्त हो सकती है अगर कोई शनाख्त करना चाहे तो जो लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर उनमें से किसी को पता है या किसी ने इस बच्चे को देखा है तो उनसे कोई अपील करना चाहते हैं? इस तरीके से हमें 3-4 बच्चे मिले हैं, जैसे बच्चे मिलते हैं उस हिसाब से भी हम गए हैं। मतलब जैसे आप कह रहे हैं, हाँ 2-3 जगह ऐसे बच्चे मिले हैं जिस दौरान मेरा बेटा गुम हुआ था, तो वो हम गए हैं, लेकिन हमारा बेटा नहीं था। गुमशुदा बच्चों के हवाले से एक इदारा रोशनी हेल्पलाइन गुज़िश्ता कई सालों से अपनी भरपूर खिदमत सरअंजाम दे रहा है। ये वालिदैन के साथ उनके गुमशुदा बच्चों को ढूंढने में हर मुमकिन मदद फराहम कर रहा है। इस इदारे के तहत पूरे मुल्क में हजारों रजाकार अपने फराइज तनदेही से निभा रहे हैं। उनकी काविशों के नतीजे में बेशुमार बच्चे अपने वालिदैन से मिल चुके हैं। इस सिलसिले में किस तरीके से गुमशुदा बच्चों तक रसाई हासिल की गई, कितनी परेशानियों दिक्कतों का सामना किया गया, क्या क्या हालात पेश आए और किस तरह से इन सब से निपटा गया, और जब वो बच्चे अपने वालिदैन से मिलते हैं तो क्या मनाजिर होते हैं, क्या जज्बात होते हैं। आइए चलते हैं रोशनी हेल्पलाइन। नाज़रीन, इस वक्त हम रोशनी हेल्पलाइन के ऑफिस में मौजूद हैं और हमारे साथ फाउंडर मोहम्मद अली मौजूद हैं। 19 साल से जो है वो आप लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये आइडिया कैसे जहन में आया कि इस पे काम किया जाए? पाकिस्तान में गुमशुदा बच्चों का जो इशू है वो एक सीवियर निगलेक्ट इशू है। तो एक तो ये वजह थी काम स्टार्ट करने की। मैं चूँकि एक चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हूँ और 1988 से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो मैं चूँकि सोशल फील्ड में हूँ तो मेरी ये सोच होती है कि मैं बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हर मुमकिन किस तरह से मुमकिन बनाऊँ। तो इसी तरह से सन 2000 के अंदर जावेद इकबाल नामी शख्स ने अपने आप को एक मुकामी अखबार के दफ्तर में सरेंडर किया और ये कहा कि भी मैंने 103 बच्चों का मर्डर किया ज़्यादती के बाद, और उनके टुकड़े करके हमने बहा दिए हैं तेज़ाब के अंदर। तो ये एक ऐसा केस था जिसने पाकिस्तान की तारीख को बदल दिया था। तो मैंने ये सोचा कि ऐसा कैसे इसने कर लिया कि 103 बच्चे इसके पास कैसे आ गए और ये इतना बड़ा इसने जुर्म कैसे किया। तो बहुत ही आंखें खोल देने वाले इंकशाफात थे उसके। तो उसने कहा कि जो है वो मैं कहीं से बच्चे लेकर नहीं आया था, बच्चे तो खुद मेरे पास आए थे। तो ये बड़ा एक वो था मेरे लिए कि भाई ये कैसे बच्चे आए। तो उसने कहा मैं जो है वो लाहौर में गेम सेंटर चलाता था और मेरे पास डेली जो है वो 40-50 बच्चे गेम खेलने के लिए आते हैं, पैसे देते हैं, टोकन लेके गेम खेलते हैं। रोज़ाना 2 से 3 बच्चे ऐसे होते थे जो सुबह आ जाते थे, दोपहर को आते थे, फिर शाम तक जाते ही नहीं थे। ना उन्हें कोई पूछने के लिए आता था, ना उन्हें लेने के लिए कोई आता था। वो बच्चे मेरा शिकार होते थे। उनमें ज़्यादातर बच्चे, मोर देन 90% बच्चे घरों से मिसिंग थे। अब बात यह है कि अगर वो मिसिंग थे तो उनकी FIR क्यों नहीं दर्ज की गई, फौजदारी मुकदमा क्यों नहीं हुए, उनकी तफ्तीश बर वक्त क्यों नहीं स्टार्ट हुई। अगर बर वक्त तफ्तीश स्टार्ट हो जाती, अगर 3-4 केस की FIR भी हो जाती तो शायद ये 103 तक नहीं जाता। तो ये पाकिस्तान के लिए आई ओपनर केस था, लेकिन कानून साजी कोई नहीं हुई। तो बस उस दिन के बाद से मैंने सोचा कि इस पर काम करना है। जिस तरीके से आप लोग काम करते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? पूरे कराची से नहीं, हमारे पास पूरे पाकिस्तान से केसेस रिपोर्ट होते हैं। रोशनी हेल्पलाइन 1138 पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो इस पर डेडिकेटेड काम कर रहा है। और अल्लाह का शुक्र है अब तक हम अपने रज़ाकारों की मदद से, अल्लाह की मदद से 6000 से ज़ायद बच्चे तलाश करके वालिदैन को दे चुके हैं। हमने ग्रास रूट लेवल के ऊपर वॉलंटियर्स का नेटवर्क इस्टेब्लिश किया हुआ है, जिसमें यूथ वॉलंटियर्स हैं, ओल्डर्स भी हैं, ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लोग भी हैं और दीगर लोग भी हैं। आम जो वेंडर्स होते हैं, पान वाला, दूध वाला, जस्ट लाइक ये हमारे इन्फॉर्मर हैं।
तो ये बड़ा खूबसूरत एक स्पाइडर नेटवर्क है हमारे पास। हमने 48 मसाजिद और कोई 42 से ज़्यादा लियारी के अंदर लोगों का एक नेटवर्क इस्टेब्लिश किया था। हमने जो अपना नेटवर्क इस्टेब्लिश किया था वो हमने लियारी की 11 यूनियन काउंसिल की हदूद में किया था। हर यूनियन काउंसिल के एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट्स के ऊपर अपने ये वॉच डॉग्स को क्रिएट किया था, जिनको हम वॉलंटियर्स रज़ाकार कहते हैं। तो वो आंखें, ये वो लोग थे जो हर गली मोहल्ले में मौजूद होते हैं। हमने ऐसे लोगों को तलाश किया और अपने नेटवर्क का हिस्सा बनाने की कोशिश की। तो ये बेसिक हमारा आइडिया है कि हम अगर बच्चे की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो वो फिर उस इलाके से बाहर नहीं जाएगा। यानी अगर किसी का भी बच्चा गुमता है तो वो सबसे पहले 1138 पे जी फौरी बिल्कुल। तौर पर इतला और दे। अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा शुक्र है कि हमारी इस इनोवेटिव अप्रोच को ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में सराहा गया कि आपका बच्चा अगर खो जाता है, आप फौरी तौर पे पहले अगर 1 घंटा गुजरा है तो आप रोशनी हेल्पलाइन 1138 पे रिपोर्ट करें। इंशाअल्लाह हम अगले 6 आवर्स के अंदर आपका बताएंगे आपका बच्चा कहाँ पर है। ज़्यादातर जो बच्चे 11 साल से 15 साल तक के होते हैं उनके केसेस ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। 11 साल से 10 साल, 11 साल, 12 साल से लेकर बिलो 18 तक के बच्चे अब बहुत बड़ी तादाद में रिपोर्ट हो रहे हैं। गुज़िश्ता साल 2021 में 1000 से ज़ायद बच्चे खोए, लेकिन उसमें एक बड़ी तादाद थी, इसी मोर age देन group की। 70% की तादाद थी जो कि 12 साल से बिलो 18 का एज ग्रुप। क्या वजह, क्या वो घर से नाराज़ होकर चले जाते हैं, किसी गलत हाथ में चढ़ जाते हैं? जी बिल्कुल, ये वो बच्चे हैं जो रन अवे हो रहे हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे। फरमाइश पूरी नहीं हुई, मारपीट किया, या उसको सुधारने के लिए तशद्दुद का ज़रिया अपनाया गया। वो मदरसे नहीं जाना चाहता, उसको मदरसे भेज रहे हैं। वो स्कूल नहीं जाना चाहता, उसको स्कूल भेज रहे हैं। वो कोई काम सीखना चाहता है या वो नहीं सीखना चाहता, उसको ज़बरदस्ती वहाँ भेज रहे हैं। तो ये जो बेसिकली जो नौमौलूद बच्चे अफवाह होते हैं, क्या ये किसी ऐसे जोड़े को दिए जाते हैं जो कि बेऔलाद होते हैं? अगर नौमौलूद है, 0 से लेके 1 साल तक का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, अगर वो कहीं से भी गायब हुआ है, हॉस्पिटल से गायब हुआ, गली से, मोहल्ले से, घर से, वो बच्चा जब रिकवर हुआ तो उसके पीछे ऐसे जराइम पेशा अनासिर मिले या उस चेन का हिस्सा थे जो बच्चों को बेऔलाद लोगों को बेचता है। अच्छा, इस एज ग्रुप से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक बेकारियों का नेटवर्क है। अगर बच्चा 3 साल से लेके 5 साल तक का एज ग्रुप है तो वो बच्चा बेगर्स माफिया के लिए चार्मिंग एज ग्रुप है, ठीक है ना। वो जो 2.5-3 साल का बच्चा है उसकी आइडेंटिटी वो बिल्कुल चेंज कर दे। उनकी स्ट्रेटजी ये भी होती है कि अगर कराची से इन्होंने बच्चा ख़रीदा या लिया है तो वो कोशिश करेंगे कराची से बाहर इसको ट्रैफिक कर दें। जो लोग इसकी किडनैपिंग में या बच्चों को उठाने में शामिल थे उन लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की गई है? इस हवाले से भी कानून मौजूद है? हमारा पाकिस्तान पीनल कोड जो है उसमें जो 364 के जो कवानीन हैं, 364, 363, 365, 365A, ये वो कवानीन है जो अबडक्शन और किडनैपिंग को कवर करते हैं। इसमें एक डायरेक्ट सेक्शन है 364A जो कि कवर करता है जो बच्चा 14 या 18 साल से नीचे है, अगर वो पुरसरार तौर पे लापता है तो फिर ये तस्वुर कर लिया जाए कि उसको कत्ल की नीयत से या कोई और हीनियस क्राइम के लिए उसको इस्तेमाल किया जाएगा, लिहाजा इसकी फौरी एफआईआर दर्ज की जाए। तो हम जब भी कोई केस रेकमेंड करते हैं डीपीओ को, एसएसपी को, किसी को, फौरी एफआईआर होती है उसकी और फौरी उसकी तफ्तीश शुरू हो जाती है। कराची में भी मोर देन 90% बच्चे जो मिस होते हैं वो मुज़ाफ़ाती इलाकों से, लो इनकम एरिया से मिस होते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन एडवाइजरी बोर्ड मुराद सोनी साहब मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से बताया अभी मोहम्मद अली साहब ने कि आप लोग काम कर रहे हैं, आपका काम काबिल तारीफ़ है, आप इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड करना चाहेंगे? हमारा मकसद है कि जैसे हमें रिपोर्ट हो तो यही हमारी गाड़ी जो हमारे मेंबर्स के साथ उस फैमिली के पास जाए, उस फैमिली को लेकर थाने जाए और उसकी एफआईआर कटवाए। एफआईआर के बाद की क्या प्रोसेस? हमारी मुख्तलिफ जो टीमें होती है उसको हम वो तस्वीर वगैरह सर्कुलेट कर रहे होते हैं या इसको तलाश करनी किसी तरीके से, ये उनका काम यही है। जैसा कि आपने कहा कि सबसे पहले कोशिश ये होती है कि जितनी जल्दी केस रिपोर्ट होगा उतनी जल्दी रिजॉल्व होगा। तो कहाँ पे आपको लगता है हडल्स हैं? जिस तरह हमारे यहाँ का कोई माहौल ऐसा 1 घंटे के बाद तो माँ को पता चलता है कि मेरा बच्चा चला गया, फिर वो पड़ोसन से बात करती है तो वो बोलता है मस्जिद में ऐलान करा दे, फिर वो बोलते हैं कि किसी बाबा के पास चले जा। तो हम ये बोलते हैं ये सब टाइम ज़ाय करने वाली बात है। पहला काम आप हमें इतला करें और थाने में एफआईआर कटाएं। इस तरह के केसेस की तादाद कितनी है जो काफ़ी टाइम के बाद भी बच्चे मिले? वैसे भी अगर आप देखेंगे ना इसकी तादाद बहुत कम होती है, लेकिन क्या है कि नए नए हम आइडियाज़ निकालते हैं
जिस तरह हमने देखा कि जो ट्रक्स के ऊपर जो हम पेंटिंग कर रहे हैं, वो आपने देखा होगा कि ट्रक्स के ऊपर जो बच्चों की तस्वीरें बनी होती है, हालांकि बिल्कुल एक ज़बरदस्त आइडिया के साथ उसको काम किया था। इसमें भी हमें 4 बच्चे रिकवर हुए। नाज़रीन, रोशनी हेल्पलाइन पे जब कॉल 1138 पे आप करते हैं तो कहाँ रिसीव होती है, किस तरह डाटा एंट्री होती है और फिर वहाँ से आगे कैसे प्रोसेस होती है, तमाम चीज़ें हम जानेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि जब आपके पास कॉल आती है तो उसके बाद आपका फर्दर क्या जो है वो प्रोसेस होता है? यहाँ पे कॉल आती है टाइम वाइज, दिन के अलावा हम नाम कहाँ से कॉल कर रहे हैं, ठीक है, बच्चे की उम्र क्या है और वालिद का क्या नाम है, ठीक है, कहाँ से कॉल आ रही है। अगर कराची से आ रही है तो कराची में किस एरिए से आ रही है, पंजाब से आ रही है, ज़िला और तहसील हम ये सब करते हैं। वो हमारे केस वर्कर हैं अजमेरी, मैं उनको ट्रांसफ़र कर देती हूँ। इसके बाद जो पंजाब के कितने भी केसेस हैं वो हमारी केस वर्कर हैं रुखसार, मैं उनको ट्रांसफ़र कर देती हूँ। ये देखें, अगर कॉल आती है तो जो डाटा ये लोग एंटर करते हैं वो इन्होंने बताया। उसके अलावा अगर कोई ख़ुद यहाँ पर आता है तो ये एक फॉर्म है, इस फॉर्म के मुताबिक जो है वो फ़िल किया जाता है। और जो फ़िल फॉर्म है मैं थोड़ा सा आपको वो भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये फ़िल फॉर्म है जिसमें बच्चे की तस्वीर भी लगी हुई है और तमाम चीज़ें इसमें लिखी हुई है कि उसकी उम्र क्या है, उसकी ज़ात क्या है और उसकी कोई जो है शनाख्ती अलामत है, उसने किस कलर के कपड़े पहने हुए हैं। जो मेन डिटेल्स होती हैं वो कलेक्ट करने के बाद वो आगे कहाँ फॉरवर्ड करते हैं, आइए चलते हैं उनसे भी बात करें। अच्छा, कराची का कोई केस होता है तो वो आपके पास आता है? मेरे पास फॉरवर्ड हो जाता है तो उसके ऊपर हम कैटेगरी देखते हैं कि क्या कैटेगरी है बच्चे की। अगर 10 साल से नीचे का कैटेगरी है तो फ़ौरन मुझे अपने लाइन मैनेजर को इतला देनी होती है। जो छोटे केसेस होते हैं जो 10 साल से भी नीचे के होते हैं तो उसके ऊपर तो हमें और ऊपर इतला देनी पड़ती है अपने जो सीनियर बंदे हमारे। इस पूरे प्रोसीजर में कितना टाइम लगता है? केस के ऊपर डिपेंड करता है। कोई ज़्यादा क्रिटिकल केस है तो मुश्किल से कोई 1 आवर भी नहीं लगता है हमें मूव होने में। जैसा कि हमने आपको बताया कि जैसे ही 1138 पे जो है वो कंप्लेन आती है, उनका बेसिक डेटा जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है और अगर कराची की होती है तो वो भी हमने आपको बताया, और कराची से अगर बाहर की होती है तो वो इनके पास आती है। आप फर्दर क्या करती हैं? एज फैक्टर मालूम करते हैं हम सबसे पहले, उसके बाद कि बच्चा गुम कहाँ से और कब गुम हुआ है, क्योंकि पंजाब के अक्सर केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे काफ़ी टाइम से गुम हुए हुए होते हैं और हमारे पास रिपोर्टिंग यानी अवेयरनेस की कमी की वजह से वहाँ से लेट रिपोर्ट होते हैं। अगर विजिट के लिए भी जाना होता है तो हमारी टीम जाती है वहाँ। जब केस की तमाम डिटेल्स वगैरह कलेक्ट हो जाती हैं तो फिर फर्दर कैसे काम शुरू किया जाता है? जब केस की हमारे पास डिटेल आ जाती हैं तो उस वक्त हमारे पास 2-3 किस्म के सिनेरियोज़ डेवलप हो जाते हैं। उन सिनेरियोज़ में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, मीडियम प्रोबेबिलिटी और लो प्रोबेबिलिटी केसेस कौन से हैं। उन केसेस को हम टॉप प्रायोरिटी लेते हैं। अब उस केस में हम ये फैसला करते हैं कि हमें गाड़ी निकालनी है, अपने राइडर को मूव कराना है, फैमिली को इधर बुलाना है और अगर लोकल पुलिस स्टेशन है तो उसको कितने जल्दी मोबिलाइज कराना है। तो ये वो सिचुएशन है जिसका हम बहुत अर्जेंटली काम कर रहे हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि जो बच्चे गुम जाते हैं उनके वालिदैन किस कर्ब का, किस तकलीफ़ का, किस अजियत का शिकार हैं और जितना जितना टाइम बढ़ता जाता है उनकी अजियत बढ़ती चली जाती है। और इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ, ये प्रॉपर जो है वो इन्होंने यहाँ पे इनका लैपटॉप है, उसके अलावा प्रिंटर इन्होंने रखा हुआ है और तमाम चीज़ें रखी हुई हैं ताकि फ़ौरी तौर पर जैसे ही जो है वो जो बच्चा मिस हुआ है उसके जो भी लवाहिक हैं, उसके पेरेंट्स हैं या जो भी हैं, उनसे फ़ौरी तौर पे FIR पहले कटवाई जाती है, फिर उसकी पिक्चर्स ली जाती हैं, फिर उसके बाद जो है उनकी पिक्चर्स जो है वो प्रिंट की जाती हैं और फिर वो जगह जगह, क्योंकि इनकी ये कोशिश होती है कि वो जो भी बच्चा मिसिंग हुआ है, चूँकि उस टाइम पीरियड में वो वहीं होता है, वो वहाँ से उस जगह से उस लोकेलिटी से बाहर ना निकले। इस मोबाइल सर्विस का मकसद ही ये है कि जितना जल्द से जल्द हो सके मिसिंग बच्चों को रिकवर किया जाए। जिन खुशकिस्मत वालिदैन को उनके बच्चे मिल चुके हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि कितनी कोशिशों से उन्होंने अपना बच्चा ढूंढा, क्या कानून नाफिज करने वाले इदारे में उन्होंने अपने बच्चे की गुमशुदगी की फौरी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और मजीद किसने इस सिलसिले में उनकी मदद की। इस साल के आगाज़ में ही जिसमें बरकत अली जो कि 12 साल का बच्चा है वो लापता हो गया और अब मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि वो बच्चा अपने वालिदैन को मिल चुका है। जब वो लापता हुआ तो पेरेंट्स ने क्या क्या किया, किस तरीके से उसे ढूंढा, ये तमाम चीज़ें जानते हैं। ऐसे ही निकला था, घर पे छोड़ा था, चाचू का घर है उधर छोड़ा था, वहीं से गुम हुआ था। आपको कितनी देर बाद पता चला कि बच्चा अब कहीं गुम हो चुका है? जी हमारे को रात को पता चला, हमने इधर उधर तलाश किया, रिश्तेदारों में इधर उधर फ़ोन किया, कहीं भी सुराग नहीं मिला, कहीं भी पता नहीं चला हमारे को। फिर ये रोशनी वालों को दिया था हमने, उसने फिर हमारे पास तस्वीर में फिल्म भेजी थी उसने भाई के पास। भाई ने बोला यही है हमारा बेटा। वो 10 दिन जो आपके गुजरे वो कैसे गुजरे? बहुत मुश्किल से गुजरे थे, बहुत परेशान थे हम। खदशात थे दिल में, पता नहीं वहाँ पहुँचेंगे हमारा ही बच्चा होगा, कोई हमारा है किसका है। जैसे गेट से गुजरा था हमारा बच्चा भी जैसे बाहर आया भाग के हमारे से मिला था। बच्चे ने बताया हम
जैसे गए थे हमारे को गाड़ी पे 2 साइकिल मोटर वाले थे, लेके गए थे नदी पे। उसने बोला मेरे आँखों पे पट्टी बांधी थी उसने। क्या कह के बहला के फुसला के लेके गए? उसने बोला तो हम तेरे को गोली मार ले चलते। तो ये मान गया? रिश्तेदार जाए उधर लेके जाएंगे हमारे को। ये लेके गए, रो रहा था, मैं रो रहा था, मेरे को छोड़ो। उसने चमाट मारी थी हमारे को, फिर उसने पट्टी बांधी थी। नाजरीन, बरकत अली हमारे साथ मौजूद है। बरकत बेटा, पढ़ते हो आप? कौन से सिपारे पे हो? अच्छा, आप चाचा के घर पे रुकते गए थे? क्या हुआ था फिर वहाँ पे? 2 गुंडे आए मेरे पकड़ गए। तो आपने जब वो 2 गुंडे आपको पकड़ के लेके जाए थे, आपने शोर नहीं मचाया? आगे शोर मचाया। फिर उन्होंने कहाँ छोड़ा आपको? नदी में। आपको मारा? छुरी रखी थी। छुरी रखी थी? कहाँ पे रखी हुई थी? नाज़रीन, ये पिक्चर भी आप देख सकते हैं कि जब ये बच्चा मिला तो उसकी गर्दन पे जिस तरह यहाँ पे जो है वो छुरी रखी हुई थी ताकि ये आवाज़ ना निकाले, तो ये उसके निशान भी हैं। हमारे साथ रोशनी हेल्पलाइन से मुबस्सिर खालिद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, आप तक कैसे इस बच्चे की इत्तला पहुँची? ये 17 जनवरी को पहुँचे थाने, तो हमारे पास जो है वो थाने के थ्रू जो है वो कनेक्टेड हुए। 20 जनवरी को जब इनके कवायद आए तो हमने बच्चे के जो कवायद हासिल हुए थे उसको जो है वो सर्कुलेट करना शुरू किया। तो अचानक ही हमें जो है वो 12 घंटे के अंदर ही इत्तला मिल गई कि ये बच्चा हैदराबाद में मौजूद है। तो वहीं से चाइल्ड प्रोटेक्शन ने इसे कैप्चर किया और ले आके जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में हैंड ओवर कर दिया वहाँ के दौलतपाल। तो आपके पास उस बच्चे का डाटा ऑलरेडी आ चुका था, आप लोग खुद उसके पेरेंट्स को ढूंढ रहे थे? तस्वीरें हमारे पास मौजूद थी, लेकिन जैसी इनकी तरफ से तस्वीरें आई तो हमें जो है वो शवाहिद जो है वो यकजा करने में टाइम नहीं लगा। हमने फ़ौरन इनको कहा कि नहीं भाई आप तस्दीक करें, ये बच्चा हमें लग रहा है कि ये बरकत अली है। इन्होंने उस पर देख के हमें फ़ौरन ही तस्दीक की है। तो हमें अर्ली मॉर्निंग जो है वो लेके हैदराबाद पहुँचे मोहम्मद अली साहब की हिदायत पर, वहाँ से बच्चा इनके हैंड ओवर करके कराची पहुँचा। हमें अपने बच्चों की खुद हिफाजत करनी है, उन पर निगाह और आंखें खुली रखनी है ताकि कोई भेड़िया मौके से फायदा ना उठाए। उनका दोस्त बनकर उनके दिल की हर बात जानिए और समझिए ताकि वो हर अच्छी बुरी बात में आपसे रहनुमाई ले सके और किसी धोखेबाज के झांसे में ना आए और कोई गलत कदम ना उठाए, क्योंकि एहतियात अफसोस से बेहतर है। औलाद खोने की दुख और तकलीफ क्या होती है उन माँ बाप से पूछिए जो इस दर्द से रोज गुजर रहे हैं, रोज जीते हैं, रोज मरते हैं। उनकी निगाहें घर के दरवाजे पर लगी होती हैं कि कब दस्तक हो और उनका बच्चा उन्हें मिल जाए और उनका इंतजार खत्म हो जाए। कानून नाफिज करने वाले इदारों समेत बहुत से लोग इस हवाले से अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं, जिनमें रोशनी हेल्पलाइन भी आवाम को बेहतरीन मदद फराहम कर रहा है और गुमशुदा बच्चों को ढूंढने की जदोजहद में सरगर्म अमल है। हम आवाम से सिर्फ यही कहेंगे कि खुदारा होशियार रहिए और अपने आसपास अपने बच्चों पर चील की नजर रखिए ताकि कोई गिद्ध उन पर झपट ना सके। इसी के साथ अपनी मेजबान सना फैसल और सच का सफर की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।